हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे इस चैनल पे CS CET के सारे इकोनॉमिक्स के नोट्स कवर्ड हो रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई कंप्लीट कर दिया और नेशनल इनकम के भी कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ लिए थे। तो गाइस, अगर आप लोगों ने वो सब कुछ नहीं जाके देखा है तो प्लीज़ वो देखिए। और नेशनल इनकम की इस वीडियो से पहले तो मैं एक बार रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि पहले वाली जो बेसिक वाली वीडियो नेशनल इनकम की वो ज़रूर जाके देखना, क्योंकि अगर वही देखोगे तब जाके आप लोग को यहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि वहाँ पे मैंने सारे बेसिक चीज़ें जो नेशनल इनकम जिसके ऊपर डिपेंड है वो बताई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज कंटिन्यू वीडियो, हमारी पार्ट 2 ऑफ नेशनल इनकम। गाइस, नेशनल इनकम होती क्या है? नेशनल इनकम इस टर्म यूज इंटरचेंजेबिलिटी, हम इसको दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं। कौन कौन सा? नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट और नेशनल एक्सपेंडिचर। नेशनल डिविडेंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग जो कमाते हैं वो हम लोग मेहनत करके कमाते हैं, तो वो जो प्रॉफिट के रूप में मिलता है वो एक तरीके से डिविडेंड होता है। या आउटपुट इसलिए बोलते हैं जो बन के आता है वो फाइनल आउटपुट होता है, तो वो नेशनल आउटपुट हो गया। या फिर जो हम खर्चा करते हैं वो भी फाइनल होता है, इसलिए नेशनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो तीनों नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गए। खर्चा करते हैं इसलिए एक्सपेंडिचर, बन के आता है इसलिए आउटपुट, और जो मेहनत करते हैं उसमें मिलता है डिविडेंड, तो नेशनल डिविडेंड। क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ नेशनल इनकम को और किस किस नेम से बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, नेशनल इनकम मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एनुअली इन द कंट्री। मतलब हमने पूरे साल में क्या प्रोड्यूस किया, दैट इज नेशनल इनकम। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया कि फ्री में मिला हो। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था फैक्टर इनकम आती है, ट्रांसफर इनकम नहीं आती। लास्ट वीडियो में बताया था फ्री की इनकम नहीं आती जो प्रोड्यूस किया। थर्ड पॉइंट, द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूइंग टू द कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। थर्ड मेन पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गाइस, मैं मंदिर जाती हूँ, मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है, लेकिन वहां से मुझे कुछ रिटर्न तो नहीं मिल रहा ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई काम करो उसमें आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। तो टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अक्रूइंग टू द कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मिलने वाली चीजों से होना चाहिए। इन द ईयर टाइम इज नोन एज नेशनल इनकम। इट इंक्लूड पेमेंट मेड टू ऑल सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। मतलब अगर कोई लेबर है तो उसको वेजेस मिलेगा, अगर किसी की कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में तो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप लोगों ने कोई लैंड लगा रखी है, लैंड रेंट पे दे रखी है तो उस पर रेंट मिलेगा, और अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हो तो उस पर आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर्ड हो गए। नेशनल इनकम को और किस नाम से बोलते हैं? नेशनल डिविडेंड, आउटपुट और एक्सपेंडिचर। सेकेंड पॉइंट में हमने बोला फाइनल गुड्स होने चाहिए जो प्रोड्यूस हुए, फ्री वाली इनकम नहीं लेंगे। थर्ड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज से आना चाहिए, और फोर्थ पॉइंट में मैंने आपके उसके एग्जांपल ले लिए। गाइस, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा। तो आ गया हमारा प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती है। अगर हम लोगों ने चीनी से मिठाई बनाई तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई, तो इसीलिए इस मेथड को वैल्यू एडेड मेथड ही बोला जाता है। क्लियर? अदर नेम्स याद करने की ट्रिक याद रखना। दूसरा, हम इसमें रॉ मटेरियल यूज करते हैं इसलिए इसको इन्वेंट्री मेथड भी बोला जाता है। क्लियर? तीसरा, आउटपुट निकल के आता है तो इसको बोलते हैं नेट आउटपुट मेथड। चौथा, इंडस्ट्रीज में काम होता है इसलिए इसको इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं। और इससे बनके क्या आएगी, या तो कमोडिटी या सर्विस, तो कमोडिटी सर्विस मेथड भी बोलते हैं। वापस एक बार, क्योंकि वैल्यू एडेड होती है इसलिए वैल्यू एडेड मेथड, इन्वेंट्री लगती है इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट इसलिए क्योंकि आउटपुट निकलता है, इंडस्ट्री बनता है इसलिए इंडस्ट्री मेथड, और कमोडिटी सर्विस मेथड। अब ये होता क्या है, एग्जाम मीनिंग देख लेते हैं। वैल्यू एडेड रेफर्स टू एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स।
बाय अ फर्म बाय वर्चुअर ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मतलब हमने कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की, इस वजह से रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट हुआ, फिनिश गुड्स में। रॉ मटेरियल को यहाँ पे क्या बोला गया, इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजप्शन ज्यादा बेटर है, गुड्स मत बोलना, कंजप्शन, ठीक है। तो वैल्यू एडेड हुआ कैसे, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। लाइक हम लोगों ने शुगर बनाई, शुगर को किस में डाला, स्वीट में डाला, स्वीट बनी 400 रुपीज की, स्वीट बनी 400 रुपीज की, शुगर थी 40 रुपीज केजी। तो हमने 400 रुपए की मिठाई में से 40 रुपए की शुगर को हटा दिया, तो वैल्यू एडेड कितना हुआ, 360। ऐसा क्यों लेते हैं, इसलिए बताऊंगी मैं कि क्यों इनपुट को माइनस किया जाता है। याद हो गया होगा फॉर्मूला, आउटपुट माइनस इनपुट। इनपुट को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट कंजप्शंस, याद रखना। अब आउटपुट का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में जो आपने पूरे एक साल में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। आ गया फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इट्स नॉट अ क्लोजिंग स्टॉक, इट्स चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। गाइस मैंने यहाँ पे चेंज इन स्टॉक इसलिए बोला, लिखा क्लोजिंग है लेकिन लेंगे चेंज, रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो इस साल का ओपनिंग था वो पिछले साल की इनकम में इंक्लूड हो गया होगा, पिछले साल के आउटपुट में इंक्लूड हो गया होगा। जब पिछले साल के आउटपुट में इंक्लूड हो गया तो दोबारा इस साल इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग होगी कि नहीं होगी। इसीलिए हम अपने क्लोजिंग में से ओपनिंग को हटाएंगे और जो बचेगा वो ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ऐसे में डबल काउंटिंग से हम बच जाएंगे, क्योंकि इस साल का ओपनिंग ऑलरेडी किसमें इंक्लूड हो चुका है, पिछले साल के क्लोजिंग में इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो कैसे निकला हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग नहीं लेना है ना, याद रखना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेना है। एक्सपोर्ट आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। गाइस एक्सपोर्ट, यहाँ पे जो सेल्स है ना, सेल्स का मतलब सेल्स होता है, यहाँ पे कतई कहीं नहीं लिखा कि इंडिया में सेल की है, यहाँ पे कतई कहीं नहीं लिखा कि इंडिया के बाहर की सेल की है। सेल मतलब सेल, कहीं भी सेल कर सकते हो, तो इसका मतलब इसमें इंडिया डोमेस्टिक सेल्स भी इंक्लूड है प्लस एक्सपोर्ट भी इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स तो नहीं बोला, इसीलिए एक्सपोर्ट को अदर से अलग से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूड है इसलिए अलग से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सेल्स की जगह डोमेस्टिक सेल्स होता, क्या होता, डोमेस्टिक सेल्स, तो फिर इंडिया की सेल होती। गाइस पूछ सकता है आप लोगों से, क्या इसमें एक्सपोर्ट अलग से इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्स मतलब सेल्स होता है। थर्ड टर्म, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इट रेफर्स टू यूज ऑफ गुड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो हम इनपुट को यूज करते हैं दैट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब से ये इनपुट है तो इसमें परचेज हुआ होगा, परचेज मतलब परचेज, इंडिया से परचेज या बाहर से परचेज कहीं नहीं लिखा, तो इम्पोर्ट अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कहीं मेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर लिखा हो डोमेस्टिक परचेज फिर इंक्लूड करेंगे। अब प्रोडक्शन मेथड को निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, मतलब स्टेप्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। गाइस ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आप लोगों का, हो सकता है कि प्रैक्टिकल आ जाए और चांसेस तो कम ही है, फिर भी एक हम लोग स्टेप्स उसके देख ही लेते हैं। गाइस प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट मतलब आउटपुट निकालना। आउटपुट कौन कौन से सेक्टर्स निकालेंगे, 3 सेक्टर है, तीनों ही निकालेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों ही निकालेंगे। तो आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। हम लोगों ने सारे सेक्टर्स को मिलाया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों के एक्टिविटीज से जो आउटपुट निकला उसको क्या किया, एक्यूमुलेटेड किया, एस्टिमेटेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और जब हमने इस सबको प्लस किया तो इससे क्या निकला, जीडीपी एट एमपी, क्या निकला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। आप लोग को पता हो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, चाहे डोमेस्टिक इनकम हो चाहे नेशनल इनकम, दोनों ही फैक्टर कॉस्ट में निकलती है, मार्केट प्राइस पे नहीं निकलती, क्योंकि जो टैक्सेस का एडजस्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट के पास ही जाता है, इसलिए गवर्नमेंट फैक्टर कॉस्ट पे देखती है, मार्केट प्राइस पे नहीं दिखती। लेकिन अभी हमारा पॉइंट नंबर 2 में क्या निकला, जीडीपी एट एमपी निकला। जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस।
तो ये हमारा, इसको हम पहले डोमेस्टिक इनकम बनाएंगे। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए हमें क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी निकालना। हम किस पे थे, जीडीपी एट एमपी। तो जी से एन पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। डी दोनों का सेम है, पी दोनों का सेम है। फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वापस हम ग्रॉस पे थे, नेट पे जाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन। दोनों का डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है सॉरी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर आपको बोले कि वो नेशनल इनकम निकालो, तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, एनएफआईए के, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो एनडीपी एट एफसी हमने निकाला था पॉइंट नंबर 3 में, इसमें हम ऐड करेंगे एनएफआईए, तो क्या निकल जाएगा हमारा, नेशनल इनकम। गाइस नोट नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है। जो वैल्यू एडिशन होता है वो 1 साल का होता है, क्योंकि हम नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट करते हैं, इसलिए जो वैल्यू एडिशन होगा वो भी 1 ही साल का होगा। कुछ प्रिकॉशंस है वैल्यू एडेड मेथड के, वो देख लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्यों नहीं निकलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, ध्यान से सुनना। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल। अगर मैंने शुगर से क्या बनाई, स्वीट्स बनाई, चीनी से मिठाई बनाई, तो चीनी की जो वैल्यू है वो मिठाई में ऑलरेडी इंक्लूड हो गई, चीनी की जो वैल्यू है वो मिठाई में ऑलरेडी इंक्लूड हो गई, तो मैं उसको दो बार इंक्लूड नहीं करूंगी। दो बार इसलिए इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि अगर दो बार मैंने उसको इंक्लूड किया तो डबल बार इंक्लूड हो जाएगा, इसीलिए बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड्स, जो दूसरे गुड्स के अंदर जाते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो इसलिए चीनी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। रीजन, जब वो पहली बार परचेज और सेल हुए होंगे तब इंक्लूड हो गए होंगे, जब वो पहली बार परचेज और सेल हुए होंगे तब वो इंक्लूड हो गए होंगे, तो दोबारा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस पे कुछ कमीशन देते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स पे अगर कुछ कमीशन मिलती है तो वो इंक्लूड होगी। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर हम अपने आप को कोई सर्विस देते हैं तो सर्विस की वैल्यू नहीं निकल सकती। लाइक आप लोगों की मदर है, आप लोगों के लिए खाना बनाती है, सब कुछ करती है, तो वो आप लोग को जो सर्विस दे रही है, आप उस चीज की कैसे वैल्यू काउंट कर सकते हो, उस चीज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तो वो इंक्लूड नहीं होगी, वो इंक्लूड नहीं होगी। लाइक एक सीए है, खुद की रिटर्न फाइल कर रहा है, उसकी वैल्यू कैसे निकल सकती है, वो इंक्लूड नहीं होगा। खुद के लिए सेल्फ कंजप्शन इंक्लूड नहीं होगा। सर्विसेज, चेंज इन स्टॉक होता है, इसका पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ओपनिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, अगर कोई गुड्स है जो कि आप सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो, क्या गुड्स है जो कि आप सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो, वो इंक्लूड होगा। सर्विसेज इंक्लूड नहीं थी ना, लेकिन गुड्स इंक्लूड होगा। क्यों, गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है लेकिन सर्विसेज की नहीं की जा सकती, समझ में आया। तो गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजप्शन। लाइक मान लो मेरे होटल का बिजनेस है, आज मैंने होटल का बिजनेस है, आज मैंने अपने ही होटल में पार्टी दे दी अपने फ्रेंड्स को, तो जो पार्टी मैंने फ्रेंड्स को दी उसका बिल मुझे नहीं लगा क्योंकि मैंने सेल्फ कंज्यूम किया। लेकिन वो अगर मैं कहीं और जाती तो इंक्लूड देती बिल, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। मतलब अगर मैं अपनी होटल में ना जाके किसी दूसरी होटल में जाती तो वो बिल आता तो मुझे देना पड़ता, इसलिए कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन इंक्लूड होगा। आ जाओ, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। एक पर्सन है जिसने खुद का घर क्या कर रखा है, यूज कर रखा है बिजनेस के पर्पस के लिए। तो मान लो मेरा घर है, ऊपर मैं रहती हूँ, नीचे शॉप्स है, तो नीचे जो शॉप्स बनी हुई है उन शॉप्स को हम रेंट पे दे देते। हमने क्या किया, रेंट वाले को खाली कराया और खुद शॉप उस पे खोल दी, ठीक है। अगर मैं खुद नहीं खोलती तो रेंट आ रहा था, अगर मैं खुद नहीं खोलती शॉप तो रेंट आ रहा था, तो वो होता है इम्प्यूटेड वैल्यू जो कि नहीं मिल रही। रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो पैसा मैंने बिजनेस में लगा रखा है, वो जमीन मैंने बिजनेस पे लगा रखी है, उसकी वैल्यू निकल सकती है। इट्स जस्ट लाइक अ इम्प्लिसिट कॉस्ट।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स इसलिए इंक्लूड नहीं होते क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड होते हैं। सेकंड हैंड गुड्स इसलिए इंक्लूड नहीं होते क्योंकि वो ऑलरेडी उस साल इंक्लूड हो चुके हैं जिस साल हम लोगों ने उसका पहली बार परचेज और सेल किया था। लेकिन अगर इस पे कोई क्या हो सकती है, अगर इस पे कोई ब्रोकरेज या कमीशन होगी तो वो इंक्लूड होगी। नेक्स्ट, सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन सेल्फ कंजप्शन गुड्स इंक्लूड होगा। चेंज इन स्टॉक लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेते। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो जस्ट लाइक का इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिकॉशन से ही क्या बन के आ सकते हैं, एमसीक्यूज बन के आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके स्टैक्स देखे, साथ में हम लोगों ने क्या देखा उसके प्रिकॉशन से। अब आता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या होती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब है एक चीज दो बार काउंट हो गई, एक चीज दो बार काउंट हो गई। अब ऐसे में क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम सही कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। रीजन, क्योंकि एक चीज डबल बार काउंट हो गई। तो देख लेते हैं, इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड। सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ही इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार, व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जब क्या होता है, एक चीज बहुत सारी स्टेजेस से पास होती है तो एक से ज्यादा बार काउंट हो जाती है, और ये प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। गाइस, यहाँ पे एक फार्मर है जिसने आटा बनाया, वीट बनाया। वीट कितने रुपए का बनाया? 500 रुपए का। इनपुट लगा 0, तो उसके लिए आउटपुट कितना हुआ? 500 हो गया। क्यों? 500 का वीट और इनपुट 0, तो आउटपुट कितना हुआ? वैल्यू ऑफ एडेड कितना हुआ? 500। अब उस वीट को किसी शॉपकीपर ने खरीदा, चक्की वाले ने खरीदा, और उससे क्या बनाया? फ्लोर बनाया, वीट फ्लोर बनाया, गेहूं का आटा बनाया। अब आटा बनाया तो वैल्यू बढ़ गई। वो आटा कितने रुपए का बना? 700 रुपए का। इनपुट कितने का यूज किया? 500 रुपए का। तो वैल्यू एडेड कितनी हुई? 200 रुपए, ठीक है। अब उस आटे को एक बेकरी वाला ले गया और उससे बनाया उसने ब्रेड। ब्रेड कितने की बनी? 1000 रुपए की। इनपुट कितने का लगा? 700 रुपए का। वैल्यू कितनी ऐड हुई? 300 रुपए। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लेती तो 500, 700 और 1000 टोटल होते हैं 2200, ठीक है। तो ऐसे में जो 1000 रुपए की चीज है वो 2200 कैसे पहुंची? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैल्यू एडेड लेंगे, तो इससे क्या होगा, जो एडिशनल वैल्यू एड हुई है सिर्फ वो लेंगे, तो इससे क्या होगा? डबल काउंटिंग नहीं होगी। जैसे वीट फार्मर ने क्या किया? वीट बनाया, 500 रुपए ले लिए। चक्की वाले ने जो आटे की वैल्यू को हटा दी तो एडिशनली 200 रुपए की, और ब्रेड वाले ने क्या किया? आटे की वैल्यू हटा दी तो सिर्फ ब्रेड ली 300 रुपए की। तो टोटल कितना हुआ? 1000। ये सही है क्योंकि हमने हर स्टेज पे से वैल्यू एडिशन लिया, जबकि पहले वाला क्या ले रहा था? पूरा ले रहा था, तो इससे डबल काउंटिंग आ रही थी। तो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? कैसे सॉल्व करें प्रॉब्लम? या तो आप सीधा ब्रेड ले लेते 1000 की, टेक ओनली फाइनल आउटपुट वैल्यू। फाइनल आउटपुट वैल्यू मतलब जो ब्रेड बनी थी वो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, हो सकता है उस ब्रेड का कोई कुछ और बना ले, फिर वो उसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो इसके लिए एक और मेथड आया, वैल्यू एडेड। हर स्टेज पे से वैल्यू एडेड लोगे तो भी आंसर वही आएगा। देखो हमने वैल्यू एडेड लिया 500, फिर 300, फिर 200, ठीक है। तो वो जो आया था 1000 बन गया था। गाइस, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया आपको वैल्यू एडेड मेथड। तो अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अब खर्चा मतलब इनकम को डिस्पोज करना, ठीक है। तो इस मेथड को इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोला जाता है। मतलब खर्चा मतलब इनकम को डिस्पोज करना, तो इनकम डिस्पोजल मेथड भी इसको बोला जाता है। दिस मेथड मेजर द नेशनल इनकम एज द सम वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। खर्चा देखेंगे यहाँ पे, इंकर्ड बाय हाउस होल्ड, जो घर में बैठे हैं वो लोग, बिजनेसमैन, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट या फॉरेनर्स। गवर्नमेंट या फॉरेनर्स। गाइस, एक बात समझ में नहीं आई मेरे, क्या फॉरेनर्स का खर्चा यहाँ पे क्यों ले रहे हैं?
हाउस हमारे इंडिया के होते हैं, बिजनेसमैन हमारा इंडिया का होता है, गवर्नमेंट हमारी इंडिया की है, लेकिन फॉरेनर्स क्यों? फॉरेनर्स इसीलिए कि भाई हम लोग भले ही ये एक्सपेंडिचर मेथड है, लेकिन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नेशनल इनकम। मुद्दे से मत भटको, कैलकुलेट तो क्या हो रहा है? नेशनल इनकम। अब ध्यान से सुनना, जब बाहर के लोग यहाँ आके खर्चा करेंगे, बाहर के लोग यहाँ के खर्चा करेंगे तो हमारी क्या होगी? इनकम। तो इसलिए उनका भी लिया है क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम। मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। अब कंपोनेंट है फाइनल एक्सपेंडिचर के कंजप्शन, मतलब जो चीज हम खा गए। इन्वेस्टमेंट मतलब गोल्ड, ज्वेलरी हो गया, या फिर है ना कितने लैंड हो गई, या फिर कोई कंपनी के शेयर्स में हमने ले लिया। गवर्नमेंट कैसे कैसे खर्च करती है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। आ जाओ एक एक पे। कंजप्शन, कंजप्शन मतलब जो चीज हमने कंज्यूम कर ली। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। देखो गाइस, जितना भी हम लोग कमाते हैं ना, उसका 60 to 70% हम लोग खा जाते हैं। जितना भी हम लोग मंथली कमाते हैं 60 to 70% खा जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कंजप्शन लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन कि लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा है? तो कंजप्शन वाला। ठीक है, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू फाइनल कंज्यूमर ड्यूरिंग द ईयर। मतलब फाइनल कंज्यूमर ने जो चीज खरीदी है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जो बचता है उसका हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट। तो इट रेफर्स टू टुडे रिसोर्सेस, आज का खर्चा, टू एक्सपेंड टुमारो प्रोडक्शन। आज मैं गोल्ड इसलिए लेके रख रही हूँ क्योंकि कल वो मेरे फ्यूचर के लिए काम आएगा। टुडे रिसोर्सेस टू एक्सपेंड फ्यूचर, टुमारो। ठीक है, प्रोडक्शन और कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होगा? इंकर्ड बाय बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म क्या कर सकते हैं? नए प्लांट ले सकते हैं, बड़ी इन्वेंट्री भरवा सकते हैं, मतलब स्टॉक की कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक ले सकते हैं। न्यूली कंस्ट्रक्ट हाउसेस ले सकते हैं, मतलब जो हम लोग लेते हैं एक घर से दूसरा घर, तीसरे घर से तीसरा घर, वो सब कुछ। अब गवर्नमेंट क्या खर्चा करती है? आपको पता है गाइस कि अभी कोरोना वायरस की वजह से हमारी इकोनॉमिक की कंडीशन काफी गिरी, डिमोनेटाइजेशन आया, कंडीशन काफी गिरी, बहुत लोग बेरोजगार हुए, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ गई। ऐसे में गवर्नमेंट खर्चा करती है ताकि लोगों को रोजगार मिले। गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट लाती है, पेंशन लाती है ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को पैसा मिले। ओल्ड एज पेंशन लाई गवर्नमेंट, क्यों लाई? क्योंकि लोगों को रोजगार मिले। जो बच्चे जॉब नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयड बैठे, उनको भी पेंशन देती है गवर्नमेंट। क्यों लाई? क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो और कंडीशन हमारी सही हो, इकोनॉमिक सही हो। तो ये जो खर्चा है ये सेकंड लार्जेस्ट में आता है, क्योंकि हम खुद के लिए जो करते हैं वो कंजप्शन लार्जेस्ट आता है, लेकिन गवर्नमेंट जो करती है दैट इज सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। इट इंक्लूड ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। ये जो खर्चा कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। इट एक्सक्लूड, इसमें क्या है? ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट फ्री में जो देती है वो सब कुछ इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो फैक्टर नहीं है, वो ट्रांसफर है। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम कभी भी ट्रांसफर इनकम नहीं लेते, फैक्टर इनकम लेते हैं। नेक्स्ट, लास्ट कंपोनेंट, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्यों लिया? फॉरेनर्स यहाँ खर्चा करेंगे तो इनकम हुई हमारी, भले एक्सपेंडिचर मेथड है लेकिन हुई तो इनकम ना नेट। लेकिन यहाँ से भी तो बाहर जाएगा, तो यहाँ से जब बाहर जाएगा एक्सपोर्ट होगा, सॉरी यहाँ से जो पैसा बाहर जाएगा इंपोर्ट के रूप में, मतलब हम लोग बाहर से कुछ मंगाएंगे तो यहाँ से पैसा जाएगा। तो ये एक तरीके से इंडिया का पैसा क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं? नेट एक्सपोर्ट। इंडिया में कितना आया और इंडिया में कितना गया। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है। कैसे? दोनों बराबर होंगे तो इक्वल्स टू। एक्सपोर्ट ज्यादा है तो प्लस, इंपोर्ट ज्यादा है तो माइनस। नेट एक्सपोर्ट आर डिफाइंड एज टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। आ जाओ गाइस, कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स। ठीक है, तो आ जाओ स्टेप्स कैसे। सबसे पहले हमने सारे क्या ले लिए? एक्सपेंडिचर ले लिए। पहला क्या था? कंजप्शन। दूसरा क्या था? इन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या था? गवर्नमेंट।
चौथा क्या था, नेट एक्सपोर्ट। इससे क्या निकला, जीडीपी एट एमपी। कहाँ सीख के आए थे जीडीपी एट एमपी, लास्ट मेथड में तो सीखा था, वैल्यू एडेड मेथड। वहां पे सेक्टर्स लिए थे, यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिए, मतलब कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, आंसर सेम आएगा। अब जीडीपी एट एमपी से हमें अगर डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो लास्ट मेथड में तो सीखा था, जी से एन पे जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन। डी दोनों का सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, प्रोडक्ट दोनों का सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेशनल इनकम निकालनी हो तो एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी पे जाना है तो क्या करेंगे, प्लस एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आ जाओ, इसके भी कुछ प्रिकॉशन है, खर्चे के भी कुछ प्रिकॉशंस है। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बता दिया था पहले, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसमें इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं इंक्लूड करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट हम कभी नहीं लेते क्योंकि वो कमाते नहीं है, वो फ्री में मिलती है। सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट इंक्लूडेड। क्यों नहीं करेंगे परचेज सेकेंड हैंड गुड्स का, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी साल इंक्लूड हो गया जिस साल हम लोगों ने परचेज पहली बार किया था, जब वो फर्स्ट हैंड था। लेकिन इसमें ब्रोकरेज इंक्लूड होगी क्योंकि वो वैल्यू एडेड कर दिया। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद रहे हो, कहाँ से, स्टॉक मार्केट से। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेज कर रहे हो, कहाँ से, स्टॉक मार्केट से, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि आप प्राइमरी मार्केट से थोड़ी ले रहे हो, सेकेंडरी मार्केट से ले रहे हो, और जब प्राइमरी बार इशू हुआ होगा तब वो इंक्लूड हो गया होगा, तो दोबारा इंक्लूड नहीं करना। लेकिन इस पे कमीशन या ब्रोकरेज हो तो इंक्लूड करना है, मतलब वो एडिशनल वैल्यू इंक्लूड करनी है। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट, खुद पे खर्चा करते हो तो वो इम्प्यूटेड वैल्यू निकालो फिर इंक्लूड कर दो। तो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं करने, सेकेंड हैंड गुड्स नहीं करने, ट्रांसफर पेमेंट नहीं करनी, शेयर्स नहीं करने, लेकिन इस पे कमीशन होगी। और अगर हम खुद पे कोई खर्चा कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू निकालो और इंक्लूड करो। लास्ट फाइनल मेथड, इनकम मेथड। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले एक बार चेयर अप हो जाओ गाइस। इनकम मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द इनकम दैट अक्रू टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑल द इनकम दैट अक्रू टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी हमने काम किया उससे मिलने वाली इनकम, चाहे वो वेजेस के रूप में हो, क्योंकि मजदूरों को क्या मिलती है, वेजेस। प्रॉफिट के रूप में, प्रॉफिट का मतलब जो हमने किसी कंपनी में पैसा लगाया या हमारा खुद का बिजनेस है तो उससे रिटर्न मिलेगा जो प्रॉफिट। रेंट के रूप में, जमीन के रूप में, इंटरेस्ट, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। वो सारी इनकम को सम करो और इंक्लूड करो। याद रखना, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होगी। आ जाओ कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। अगर हम एम्प्लॉयज को कुछ पे कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज को क्या पे करोगे, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, हाथ में दे दिए 10,000 रुपए, ले जाओ, ठीक है, तो वो इंक्लूड होगा। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, काइंड में कैसे, आपने अपने एम्प्लॉय को कोई घर दे दिया रहने के लिए तो वो भी इंक्लूड होगा। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, आपने एम्प्लॉयज के लिए कोई पेंशन वेंशन फंड में पैसा लगाया तो वो भी इंक्लूड होगा। तो एम्प्लॉयज को 3 तरीके से पैसा दिया, कैश में, काइंड में या फिर सोशल सिक्योरिटी, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकेंड पॉइंट, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट किस पे मिलता है, जमीन पे। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो जमीन पे क्या मिलता है, रेंट। तो जमीन अगर हम किसी को देते हैं अपनी तो उस पे मिलता है रेंट। रॉयल्टी, किसी को अपना नाम वाम दे दिया या कोई अपना आपका कोई मान लो पेटेंट है तो उस पे जो मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स का पेटेंट है और पेटेंट कहाँ का है, बाहर का है, लेकिन इंडिया में जो मैकडी का कंपनी संभाल रहा है तो जो मैकडी का नाम यूज कर रहा है उसको मैकडी वाले को क्या देना पड़ेगा, कुछ पेमेंट तो देना पड़ेगा, और वो पेमेंट देंगे तो दैट इज रॉयल्टी। इंटरेस्ट, किसी को कैपिटल लगाओ किसी बिजनेस में और कैपिटल एज अ लोन देते हो, बैंक को दो, किसी फाइनेंशियल मार्केट में लगाओ तो उस पर जो मिलता है इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं गाइस। कंपनियां जो प्रॉफिट कमाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रॉफिट कमाती है उसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा, कुछ पैसा टैक्स के रूप में कट जाता है। आप लोग को बहुत अच्छे से समझते हो आप लोग टैक्स, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या लगता है टैक्स। कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स।
तो कॉर्पोरेट टैक्स भी क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, वो लग गया। कुछ कंपनियां लोगों को बांट देती है पैसा, कुछ पैसा कंपनी क्या कर लेती है, लोगों को बांट देती है, दैट इज डिविडेंड, और कुछ पैसा कंपनी रख लेती है, दैट इज रिटेन अर्निंग। एग्जाम्पल, रिलायंस ने 10 लाख रुपए कमाए, टैक्स लगा 30%, तो कितने रुपए का टैक्स गया, 3 लाख का, बचे कितने, 7 लाख। अपने शेयर होल्डर्स को उसने 4 लाख बांट दिए, तो बचे कितने, 3 लाख। वो उसने क्यों रखे, क्योंकि उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, दैट इज रिटेन अर्निंग एंड डिविडेंड, ठीक है। तो 3 हिस्से होते हैं प्रॉफिट के, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। अभी तक जो हम इनकम की बात कर रहे थे वो सारी इनकम वो थी जो बड़े बड़े कंपनीज में, जो बड़े बड़े बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन छोटे छोटे फार्मर्स, छोटे छोटे शॉपकीपर्स, कॉबलर्स, है ना, ये सब कहाँ जाएंगे, तो उनकी इनकम आएगी मिक्स्ड इनकम। कहाँ आएगी, मिक्स्ड इनकम। एग्जाम्पल भी लिखा है, फार्मर, शॉपकीपर्स वगैरह, इनकी इनकम कहाँ आएगी, मिक्स्ड इनकम। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं गाइस। इनकम 5 तरह की हुई। पहला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को कैश दिया, काइंड दिया, या फिर सोशल सिक्योरिटी सी। दूसरा, रेंट एंड रॉयल्टी। तीसरा, इंटरेस्ट। चौथा, प्रॉफिट, प्रॉफिट के 3 हिस्से, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। पांचवा, मिक्स्ड इनकम। स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड, सारी इनकम को क्या करना है, प्लस कर देना है। पांचों पॉइंट को प्लस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगी, एनडीपी एट एफसी। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, एक बात ध्यान से सुनना, ये है ना एनडीपी एट एफसी उधर चला गया मिक्स इनकम से ऊपर, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। गाइस अभी तक जो मेथड हम लोगों ने देखा था, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, उन दोनों ही मेथड में क्या निकला था, जीडीपी एट एमपी निकला था। उसको हमने डोमेस्टिक में कन्वर्ट किया था, लेकिन ये डायरेक्ट ही डोमेस्टिक इनकम निकल के आई है, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप, अब नेशनल इनकम निकालना है, तो क्या प्लस करेंगे, एनएफआईए। तो एनएफआईए प्लस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। आ जाओ भाई, इसके भी प्रिकॉशंस देख लेते हैं। ट्रांसफर इनकम, कितनी बार बता दिया, स्कॉलरशिप, फ्री में मिलने वाला, डोनेशन, चैरिटी, ये सब नहीं आना है, क्योंकि फ्री का है, कमाया हुआ नहीं है। सेकेंड हैंड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उस साल इंक्लूड हो गया जिस साल हम लोगों ने पहली बार इसको खर्चा किया था, लेकिन इसमें ब्रोकरेज और कमीशन आएगी। सेम फाइनेंशियल असेट, वो भी नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज से जो खरीदते हो तो वो सेकेंडरी मार्केट है। अगर प्राइमरी इशू है तो आएगा, ठीक है, लेकिन इस पे कमीशन वगैरह आएगी। क्यों आएगी कमीशन, क्योंकि वो वैल्यू एडेड है। विंडफॉल गेन्स, और ये एकदम से लॉटरी मिल गई, हॉर्स रेस में जीत गए, तो ये कमाया थोड़ी, ये भी तो फ्री का ही है, ट्रांसफर है, वो भी नहीं आएगा। बारिश आ गई एकदम से, विंडफॉल रेन, वो नहीं आएगा, ठीक है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस, अगर खुद को कोई सर्विस देते हो तो उसकी वैल्यू इंक्लूड करते हैं ना, तो वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, 6, पेमेंट ऑफ पास्ट सेविंग। पास्ट सेविंग हम तो इस साल का निकाल रहे हैं, करंटली नेशनल इनकम 1 साल की होती है नेशनल का, तो पास्ट से हमें क्या मतलब, नहीं आएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं आएंगे, मैंने तभी तो आपको बोला था कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी आएगा क्या, नहीं आएगा। सेल्स टैक्स वैसे खत्म हो गया, लेकिन बताओ आएगा क्या, नहीं आएगा। कस्टम ड्यूटी आएगी क्या, नहीं आएगी, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर इनकम टैक्स। एक बार वापस कर लेते हैं इसके सारे प्रिकॉशंस। ट्रांसफर इनकम नहीं आएगी, सेकेंड हैंड नहीं आएगी, शेयर्स नहीं आएंगे पर इन पे कमीशन आएगा, विंडफॉल गेन्स नहीं आएंगे, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस आएगा, पास सेविंग मतलब नहीं है, नहीं आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं आएंगे भाई। तो गाइस आई होप आप लोग को बड़ा मजा आया हो, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। तो गाइस अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल।